हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आशियाना आस्की का भाग 47। उसी गेस्ट हाउस में घूमते एक आदमी के फोन पर फोन आया। वह बाकी स्टाफ से कुछ अलग लग रहा था। उसने फोन उठाया और साइड में आकर कहा, हेलो, मैंने तुम्हें वहाँ घूमने के लिए नहीं भेजा, काम हुआ कि नहीं? दूसरी ओर से किसी औरत की नफरत भरी आवाज आई, मैडम थोड़ा पेशेंस रखें, मैं अपना काम जानता हूँ और वक्त पर पूरा भी कर दूंगा। बस आप बार बार मुझे फ़ोन करके परेशान ना करें। लिसन, मुझे किसी भी तरह का बखेड़ा नहीं चाहिए। आज वो अनामिका इस दुनिया से दफ़ा हो जानी चाहिए, समझे तुम? कहकर औरत ने फ़ोन काट दिया। हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, ऑलरेडी अपना काम कर चुका हूँ। आज की शाम अनामिका की आखिरी शाम होगी। कहकर आदमी ने फ़ोन काट दिया और जेब में रखकर वहाँ से चला गया। कोई जाते हुए उसे देख न ले, ये सोचकर उसने अपने कैप को ओढ़ लिया और नीचे देखते हुए चलने लगा। चलते चलते वह सामने से आते आदित्य से टकरा गया और कहा, सॉरी। तो आदित्य बोल पड़ा, जरा देख के। तो वह आदमी जल्दबाजी में वहां से निकल गया। आदित्य को अजीब लगा तो उसने कहा, जीजू ये कौन था? स्टाफ से तो नहीं लग रहा, और इतना जल्दी में क्यों था? क्या यार आदित्य, जब से तुम क्रिमिनल लॉयर बने हो हर किसी को शक की नजरों से देखते हो। अब चलो, मौसा जी का फोन आया था, सगाई वाले हॉल का अरेंजमेंट देखना है। कहते हुए जीजू आदित्य के साथ आगे बढ़ गए। आदित्य ने पलटकर एक नज़र उस आदमी पर डाली और फिर जीजू के साथ चला गया। हॉल में आकर जीजू ने देखा, हॉल के बीचों बीच कपल चेयर रखा हुआ है और चारों ओर बाकी सबके बैठने का इंतजाम है। अवनी और हनी के कपल फोटो के 4 बड़े बड़े स्टैंड पोस्टर भी लगे हुए हैं। आदित्य ने देखा तो खुश हो गया। वह हॉल काफी खूबसूरत था। आदित्य ने जैसे ऊपर देखा, उसकी नज़र कपल चेयर से बिल्कुल ऊपर लगे झूमर पर पड़ी, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत था और काफी महंगा भी लग रहा था। आदित्य ने जीजू से कहा, जीजू ये देखिए, वाह, ये तो बहुत सुंदर है यार। अवनी तो ये सब देखकर खुश हो जाएगी। जीजू ने भी झूमर को देखकर कहा। बेटा जीजू और आदित्य के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आया। दोनों अपना अपना ग्लास लेकर सोफे पर आ बैठे। आदित्य सामने लगे स्टैंड पोस्टर में अवनी की तस्वीर को देखते हुए कहने लगा, ये बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं ना जीजू। मैं बहुत छोटा था जब अवनी का जन्म हुआ। दिन भर उसे गोद में लेकर घूमता था। कितनी बार मैंने उसके बाल खींचे होंगे, उसे चिढ़ाया होगा और परेशान किया होगा। और आज देखो, वो इतनी बड़ी हो गई कि शादी करने जा रही है। कहते कहते आदित्य थोड़ा भावुक हो गया, जैसा कि हर भाई के साथ होता है। जीजू ने देखा तो कहा, अरे आदित्य, तुम तो सेंटी हो गए। अवनी को बहुत अच्छा लड़का मिला है, देखना वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। आदित्य ने अपनी आंखों के किनारे साफ किए और कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। सब इंतजाम हो चुके थे और दोपहर के खाने का वक्त भी हो चुका था। जीजू और आदित्य ने वहीं थोड़ा बहुत खा लिया और फिर कपड़े चेंज करने घर चले आए। अवनी पार्लर में थी, उसका मेकअप चल रहा था। उसकी कुछ सहेलियां भी उसके साथ थी और तनु भी। जीजू तैयार होने चले गए। दादू दादी और आधा तैयार थे, इसलिए राकेश जी उन्हें लेकर गेस्ट हाउस निकल गए। आकाश पहले से गेस्ट हाउस में था और आने वाले मेहमानों की आवभगत कर रहा था। अनामिका तैयार हो चुकी थी। उसने गोल्डन मिक्स ग्रीन रंग की बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी थी, साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी। वह हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। नीता ने चीकू और काव्या को भी तैयार कर दिया और खुद भी लहंगा पहनकर तैयार थी। जीजू भी अपना कुर्ता पैजामा पहने हॉल में चले आए। आदित्य, जो कि कपड़े पहनने के मामले में बहुत ही शौकीन रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। बाथरूम से निकलकर वह अनामिका के पास आया और कहा, अनामिका बताओ ना, मैं क्या पहनूं? 1 मिनट, हम निकाल कर देते हैं। कहकर अनामिका ने कबर्ड खोला और उसमें से आदित्य की फेवरेट वाइट शर्ट और साथ में सी ग्रीन सूट निकाल दिया, जो कि अनामिका की साड़ी से मैच कर रहा था। अनामिका ने आदित्य से उन्हें पहनने को कहा तो आदित्य उसके पास आया और उसका चेहरा थाम कर कहा, तुम कितनी अच्छी हो। कहते हुए आदित्य ने जैसे ही अनामिका को किस करना चाहा तो अनामिका ने उसके होंठ पर उंगली रख दी और कहा, तैयार होकर नीचे आ जाइए। बेचारा आदित्य मन मार कर रह गया। वो साइड होकर कहा, शादी के बाद लड़कियां कितनी अनरोमांटिक क्यों हो जाती हैं। हम नीचे जा रहे हैं, जल्दी आइएगा। कहकर अनामिका अपना पर्स उठाए वहां से नीचे चली गई। आदित्य ने कपड़े पहने और शीशे के सामने आकर तैयार होने लगा। जीजू, अनामिका और बाकी सब नीचे आदित्य का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मजाल है वो आए।
आकाश का फ़ोन आ रहा था। उसने नीता और बाकी सबको आने को कहा। अनामिका जाकर देखो ना देवर जी को कहाँ बिजी हैं। नीता ने अनामिका से कहा तो वह एक बार फिर ऊपर चली आई। जीजू ने बाकी सबसे चलकर गाड़ी में बैठने को कहा। अनामिका ऊपर आई तो देखा आदित्य अपने कोट में टेम्परेरी गुलाब का छोटा फूल लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगा नहीं पा रहा। अनामिका ने देखा तो उसके पास आई और फूल उसके हाथ से लेकर खुद लगाते हुए कहा, सगाई आपकी बहन की है, आपकी नहीं, जो इतना तैयार हुए जा रहे हैं। रियली मिसेस अनामिका, ये कहो ना कि तुम्हें जलन हो रही है। वहाँ सगाई में कहीं लड़कियों की नज़र मुझ पर पड़ी और मैं किसी को पसंद आ गया तो। आदित्य ने अनामिका को छेड़ते हुए कहा। तो अनामिका भी कहाँ डरने वाली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा कोशिश करके देख लीजिए। आदित्य शीशे के सामने आया और कोट सही करते हुए कहा, सोच लो मिसेस व्यास, कहीं पछताना ना पड़े। वो सब ठीक है, अगर अब हम नीचे नहीं चले तो जीजू चले जाएंगे और उसके बाद कहीं हम दोनों को ना पछताना पड़े। अब चलिए। अनामिका ने आदित्य को लगभग खींचते हुए कहा। आदित्य और अनामिका नीचे आए। जीजू ने दोनों को बैठने को कहा और गाड़ी स्टार्ट की और घर से निकल गए। घर की देखभाल के राकेश जी ने अपने ऑफिस के वॉचमैन को छोड़ दिया। सभी गेस्ट हाउस पहुंचे। हल्की शाम हो चुकी थी। सभी अंदर आए। अनामिका और नीता सबसे मिली। कुछ देर बाद अवनी भी तैयार होकर आ गई। वह बहुत सुंदर लग रही थी। हनी और उसके घर वाले के आने में अभी टाइम था। नीता के घर से भी उसके मम्मी पापा और भाई भाभी आए थे। नीता और आकाश उनमें बिजी हो गए। कुछ देर बाद अनामिका के पापा अमर प्रताप सिंह वहां आए। उनके साथ उनके 2 नौकर भी थे, जिन्होंने शाही कपड़े से ढके 2 बड़े बड़े थाल लिए हुए थे। उन्हें देखते ही राकेश जी उनके पास चले आए और नमस्ते किया और उन्हें अंदर आने को कहा। अमर ने नौकरों से इशारा किया तो उन्होंने वो थाल साइड में रखवा दिए। उनकी शान देखकर कुछ लोगों के मुंह खुले के खुले थे। नीता आकाश अवनी ने भी आकर उनके पैर छुए। ये सब राधा के दिए संस्कार थे, जिन्हें उनके बच्चे आज भी नहीं भूले थे। आदित्य और अनामिका ने देखा तो वे दोनों भी उनकी ओर चले आए। आदित्य और अनामिका से मिलकर वे बहुत खुश हुए और अनामिका के गाल को छूकर प्यार से पूछा, कैसे हो बेटा? हम ठीक है पापा, आप कैसे हैं? बस आपको देख लिया, अब तबीयत खुश है। शादी के बाद आप मिलने भी नहीं आई। अमर जी ने शिकायत करते हुए कहा। जल्दी ही आएंगे, अनामिका ने कहा। राकेश जी अमर जी को लेकर दूसरी ओर चले गए, जहां राकेश जी के कुछ रिश्तेदार और मेहमान थे। हनी और उसके घर वाले आ चुके थे। आकाश, राकेश जी और जीजू उनके स्वागत के लिए गए और उन्हें साथ लेकर आ गए। कोट पैंट में हनी बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। अवनी ने देखते ही हाथ हिलाकर हाय कहा। अनामिका ने देखा तो अवनी का हाथ नीचे करते हुए कहा, कंट्रोल अवनी, क्या कर रही हो? यार अनामिका, वो कितना स्मार्ट लग रहा है ना। तुम कहो तो आज ही शादी करवा दें। अनामिका ने अवनी को छेड़ते हुए कहा तो अवनी शर्मा गई। घूमते घामते आदित्य अवनी के पास आया और कहा, आज तो तेरा लड़का चमक रहा है। सीधे सीधे कहो ना कि आपसे ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है हनी। तो आपको जलन हो रही है? अवनी ने आदित्य को चिढ़ाते हुए कहा। अच्छा रुको, अभी क्लास लेकर आता हूँ उसकी, कहकर आदित्य हनी की ओर चला गया। जैसे आदित्य हनी के बगल में आया, हनी ने कहा, कैसे हो आदित्य भैया? जीजू भी वहीं खड़े थे। हनी की बात सुनकर उन्होंने भी कहा, साले से सीधा आदित्य भैया, वाह। जीजा जी, अब तो मैं इन्हें साला। आदित्य ने घूरा तो हनी ने टोन चेंज कर दिया। मेरा मतलब साले साहब कह नहीं सकता, उस पर तो आपका कॉपीराइट है, इसलिए आज से मैं उन्हें भैया बुलाऊंगा। जीजू और आदित्य एक दूसरे को देखने लगे। उनसे मिलने के बाद हनी आगे बढ़ गया। आदित्य जीजू की ओर आया तो जीजू ने अपनी कोहनी आदित्य के कंधे पर टिकाते हुए कहा, यार ये घोंचू तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। डोंट वरी जीजू, देख लेंगे इसे भी, कहकर आदित्य जीजू के साथ आगे बढ़ गया। हनी और अवनी आकर कपल चेयर पर बैठ गए और बाकी सभी मेहमान आसपास पड़े सोफों पर बैठ गए। आदित्य जीजू के साथ वहीं साइड में खड़ा था। पंडित जी ने रस्में शुरू करवाई। राकेश जी ने तिलक करके हनी को नैंग दिया। वहीं हनी के पापा भी अवनी का तिलक करके गोद भराई की रस्म पूरी की। अनामिका, नीता और हनी की बहन एक तरफ खड़े थे। तिलक रस्म होने के बाद पंडित जी ने उन दोनों को एक एक अंगूठी दी और एक दूसरे को पहनाने को कहा। अवनी और हनी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी बहुत खुश थे। अंगूठी पहनाने के बाद हनी के जीजा जी ने कहा, अरे भाई, नाच गाने का कोई प्रोग्राम है या नहीं?
बिल्कुल है, ऐसा भला हुआ है कि व्यास फैमिली में कुछ हो और गाना बजाना ना हो, आकाश ने उनकी ओर आकर कहा। उसी हॉल के साइड में फ्लोर लगाया गया था और सामने शानदार टेबल्स के चारों ओर कुर्सियां डली हुई थी। सभी आकर उन पर बैठ गए। आकाश और नीता अपने घर वालों के साइड में बैठे थे। काव्य और चीकू बाकी बच्चों के साथ वहीं आसपास खेल रहे थे। तनु वहां नहीं थी, वह राधा के काम में हेल्प कर रही थी। अनामिका, जीजू और आदित्य एक टेबल के पास बैठे थे और फंक्शन देख रहे थे। सबसे पहले अवनी और हनी ने गाने पर डांस किया। साथ डांस करते हुए दोनों इतने क्यूट लग रहे थे कि सब उनके लिए तालियां बजा रहे थे। उन दोनों के बाद हनी की बहन और जीजा जी ने डांस किया। उन दोनों के स्टेप्स एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों ने अच्छा डांस किया। अनामिका उठकर अपने पापा के पास चली गई और उनसे बात करने लगी। अमर जी कुछ देर रुके और फिर उनकी कोई जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। अनामिका उन्हें छोड़ने बाहर तक आई। जब अनामिका वापस आई तो उसने देखा सोमित जीजू अकेले ही बैठे हैं और उनके आसपास 3-4 लड़कियां बैठी हैं, जो कि हनी की तरफ से आई थी। अनामिका आकर सोमित जीजू के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और धीरे से कहा, आदित्य जी कहाँ हैं? सामने देखो, जीजू ने इशारा किया। अनामिका ने सामने देखा तो पाया कि आदित्य तो फ्लोर पर खड़ा है। लाइट्स डिम है और उसके बाद गाना शुरू हुआ। पहले सीटी की आवाज़ से आदित्य पलटा। गाने की धुन सुनकर अनामिका समझ गई कि आदित्य कौन से गाने पर डांस करने वाला है। जीजू ने भी सुना तो अनामिका को देखा और धीरे से फुसफुसाए, ये साले साहब शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो गए? अनामिका ने सुना तो उसने धीरे से कहा, हम तो खुद कंफ्यूज हैं। अनामिका और जीजू के साथ बैठी वो 3 लड़कियां आदित्य को देखकर हूटिंग कर रही थी। जैसे आदित्य ने कोट निकालकर टाई ढीली की, वहां बैठी एक लड़की ने तो अपने दिल पर ही हाथ रख लिया। अनामिका ने उसे घूरा तो जीजू ने अनामिका की ओर झुककर कहा, कंट्रोल अनामिका। गाना आगे बजने लगा और आदित्य ने डांस शुरू किया। आदित्य डांस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। लग रहा था कि लड़कियां तो बस उसे देखते ही रह गईं। आदित्य ने अपने बालों में से दोनों हाथ घुमाते हुए अनामिका को देखकर डांस किया। उन तीनों लड़कियों को लगा आदित्य ने उन्हें देख रहा है, तो उनमें से एक लड़की ने कहा, यार ये बंदा कितना हॉट लग रहा है, मेरा तो इस पर दिल आ गया है। हाँ यार, सच में कितना हैंडसम है और डांस करते हुए तो और भी अच्छा लग रहा है। मेरा तो दिल कर रहा जाकर इसके साथ डांस करूं। दूसरी लड़की ने कहा, हाँ यार, बस कोई नंबर दिला दो इनका। तीसरी लड़की ने आदित्य पर नजरें गड़ाए हुए कहा। अनामिका और जीजू उनकी बातें सुनकर एक दूसरे को देख रहे थे। जीजू मजाक के मूड में थे, इसलिए तीसरी लड़की से कहा, अगर नंबर मिला तो क्या करोगी? दिन रात मैसेज करूंगी, कॉल करूंगी और डायरेक्ट प्रपोज भी कर दूंगी। लड़की ने एक्साइटेड होकर जीजू से कहा, कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा आपको उन पर? अनामिका ने मुस्कुराते हुए सहजता से कहा, अरे यार, फर्स्ट साइड लव जैसा है, तुम क्या समझोगी? जीजू की ओर पलटकर कहा, आप शायद उनके बड़े भाई हैं या फिर उनके दोस्त, प्लीज मेरी बात करवाइए ना उनसे। लड़की ने बेसब्री से जीजू से कहा। जीजू ने पहले अनामिका को देखा, तब तक बाकी दोनों लड़कियां भी जीजू की ओर पलट गईं और आदित्य को पटाने की बात करने लगीं। अनामिका चुपचाप सब सुन रही थी, बस कहा कुछ नहीं। अंदर ही अंदर जलन भी हो रही थी। आखिर सब लड़कियां उसके आदित्य के पीछे ही क्यों पड़ी हैं? खैर, जीजू बैठकर उन तीनों लड़कियों की खिंचाई कर रहे थे। कुछ देर बाद एक लड़की ने जीजू से कहा, आप कुछ जुगाड़ कीजिए ना, हम लोगों को तो इस बंदे से बात करनी है। अब उसके लिए आपको इनकी वाइफ से परमिशन लेनी होगी। जीजू ने अनामिका को इशारा करके कहा तो तीनों लड़कियों के चेहरे पर 12 बज गए। उन्होंने अनामिका की ओर देखा और एक लड़की ने कहा, क्या वो शादीशुदा हैं? जी हाँ, और ये उनकी वाइफ है अनामिका। जीजू ने मुस्कुराते हुए कहा तो लड़की अनामिका की ओर पलटी और कहा, हेलो मैम, आई एम सॉरी, हमें पता नहीं था वो आपके पति हैं। सॉरी, वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है ना, देखकर धोखा खा गए। दूसरी लड़की ने कहा। इतने में आदित्य वहां चला आया और अनामिका से कहा, अनामिका चलो ना डांस करते हैं। तीनों लड़कियां हैरानी से आदित्य को देख रही थी, लेकिन आदित्य ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया और अनामिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। फ्लोर पर आकर आदित्य अनामिका के साथ डांस करने लगा। दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे थे। तीनों लड़कियां उतरा हुआ चेहरा लिए दोनों को देख रही थी। उनकी हालत देखकर जीजू को तरस आ गया तो उन्होंने कहा, वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, तीनों लड़कियों ने एक साथ कहा।
अनामिका ने डांस करते हुए तीनों लड़कियों की ओर देखा तो मुस्कुरा दी। लड़कियों ने अनामिका को मुस्कुराते देखा तो समझ गईं कि अनामिका उनसे नाराज नहीं है। डांस खत्म हुआ, सभी खाना खाने चले गए। अवनी और हनी अपने दोस्तों के बीच बैठे थे। आदित्य आज भाई का फर्ज निभाते हुए अवनी और हनी की प्लेटों में खाना परोस रहा था। तनु, जीजू, आकाश, नीता और अनामिका एक साइड दूसरी टेबल पर बैठे थे। आकाश और नीता एक दूसरे से बात करते हुए खा रहे थे। तनु जीजू को बार बार मीठा खाने से रोक रही थी और अनामिका वह बैठकर आदित्य की राह देख रही थी। आदित्य आकर बैठा तो जीजू ने वह किस्सा सुना दिया जो कुछ देर पहले घटा था। सभी हंसने लगे और जीजू ने कहा, भाई उस वक्त ना अनामिका की शक्ल देखने लायक थी। आदित्य ने सुना तो मुस्कुराकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था अनामिका से कि आज इसे पछताना पड़ सकता है। अनामिका ने सुना तो आदित्य की ओर देखा और फिर जीजू से कहा, अगर हम अपनी पे आ गए ना जीजू तो इन्हें भी पछताना पड़ सकता है। कुछ भी कहो यार, लेकिन जब लड़कियों ने सुना कि तू शादीशुदा है तो कसम से चेहरा उतर गया उनका। जीजू ने कहा तो आदित्य ने कहा, अच्छा वैसे कहाँ है वो लड़कियाँ? वो रहीं उधर कोने वाली टेबल पर। जीजू ने इशारा किया। सबकी नज़र उस ओर चली गई। तनु से नजरें बचाकर जीजू ने एक गुलाब जामुन गप्पे से अपने मुंह में रख लिया। आदित्य उठा और कहा, 1 मिनट में अभी आया। आदित्य वहां से निकलकर लड़कियों के पास आया और उसके हाथ में एक प्लेट था जिसमें 3 प्लेट रसमलाई थी। आदित्य ने तीनों के सामने एक एक प्लेट बड़े प्यार से रखी। लड़कियों का तो दिल ही बाहर आ गया ये देखकर। तीनों ने जब आदित्य की ओर देखा तो आदित्य ने धीरे से अनामिका की ओर इशारा करके कहा, शी इज़ माई वाइफ, शी लव मी सो मच, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सॉरी, हमें लगा आप, खैर आपने अभी जो किया इट्स रियली सो स्वीट, थैंक यू, एक लड़की ने कहा तो आदित्य मुस्कुराकर वहां से चला आया। वापस आकर आदित्य अनामिका के बगल में बैठ गया और सभी बातें करते हुए खाने लगे। राकेश जी और राधा बहुत खुश थे, सारे काम अच्छे से निपट गए। खाना खाने के बाद आकाश, नीता और जीजू तनु उठकर चले गए। अनामिका जैसे उठने को हुई तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा लिया। अनामिका ने आदित्य को देखा और कहा, क्या हुआ? आदित्य ने प्यार से अनामिका की ओर देखा और कहने लगा, अनामिका, मेरी आंखों ने हजारों चेहरे देखे हैं पर तुम्हारा चेहरा हर वक्त मेरी आंखों में रहता है। कोई इंसान मुझे पसंद तो कर सकता है पर हासिल नहीं। आदित्य हमेशा अनामिका का ही रहेगा। अनामिका ने बड़े प्यार से आदित्य का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, हमें आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है आदित्य जी। थोड़ी देर पहले आपने उन लड़कियों के लिए जो किया देखकर अच्छा लगा। आप बहुत स्वीट हो। रियली? तो इस बात पर कुछ मीठा? कहते हुए आदित्य ने अपनी उंगली अपने गाल पर रख दी। अनामिका ने देखा तो आदित्य का हाथ नीचे करते हुए कहा, सबके सामने, आदित्य जी आप जाइए बाहर, बहुत काम है, हमें भी जाना है, हमें माँ ने बुलाया है। कहकर अनामिका वहां से चली गई। आदित्य भी वहां से उठकर चला गया। रात के 8 बज रहे थे। अनामिका जैसे ही हॉल के गेट से निकली, सामने मोना की मम्मी मिल गई। अनामिका को देखते ही उन्होंने कहा, कैसी हो अनामिका? नमस्ते आंटी, हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, अपने के लिए बहुत अच्छा लड़का चुना है। जी आंटी, हनी नीता भाभी के कजिन हैं, फैमिली मेंबर जैसे ही हैं तो रिश्ता भी हो गया। आपने कुछ खाया? हम रघु से कहकर कुछ मंगवा देते हैं, अनामिका ने कहा तो मोना की मम्मी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, मैं खुद जाकर खा लूँगी। अच्छा अनामिका, मोना ने जो कुछ भी किया, आंटी जी उन बातों को आप भूल जाइए, हम भी भूल चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर चुके हैं। हमें मोना से कोई शिकायत नहीं है, अनामिका ने कहा तो मोना की मम्मी ने प्यार से उसका गाल छूकर कहा, तुम बहुत अच्छी हो अनामिका, हमेशा खुश रहना। अनामिका, तुम्हें माँ ने बुलाया है, आकाश ने आकर कहा तो अनामिका उसके साथ चली गई। मोना की मम्मी भी खाना खाने चली गईं। राधा ने अनामिका को कुछ काम बताया और अंदर से पूजा की थाली लेने भेजा था। अनामिका अपनी साड़ी संभाले अंदर चली आई। पूजा की थाली हॉल के बीचों बीच टेबल पर पड़ी थी। अनामिका वहां आकर उसमें सामान जमाने लगी। कुछ ही दूर आदित्य खड़ा था। अचानक उसकी नज़र झूमर पर गई जिसका हुक टूटा हुआ था। अनामिका उठी और थाली लेकर जाने लगी तो उसकी साड़ी का सिरा टेबल में उलझ गया। अनामिका ने उसे खींचा पर वह नहीं निकला। अनामिका के आसपास कोई भी नहीं था और आदित्य की नज़र उसी झूमर पर थी। किसी अनहोनी के डर से उसका दिल धड़कने लगा कि झूमर की दूसरी कड़ी भी निकल गई।
वह झूलने लगा। अनामिका थाली रखकर साड़ी निकाल रही थी। जैसे ही तीसरी कड़ी निकली, आदित्य जोर से चिल्लाया, अनामिका। आदित्य की आवाज़ सुनते ही अनामिका ने उसकी ओर देखा। बाकी सब लोगों की नज़र भी अनामिका पर गई। आकाश और बाकी घर वाले भी भागकर अंदर आए। देखा झूमर गिरने वाला है। सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। आदित्य ने तेजी से अनामिका की ओर भागा और जैसे ही झूमर नीचे आया, आदित्य अनामिका को लेकर दूर जा गिरा। तेज आवाज के साथ झूमर नीचे आ गिरा। अनामिका को समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। सबके दिल धड़क उठे। आदित्य! डर के मारे राधा चिल्लाई और आगे जाने लगी तो सोमित ने उन्हें रोक लिया और कहा, मौसी जी आगे शीशे हैं। सोमित जी मेरे बच्चे, राधा ने बौखलाए हुए स्वर में कहा। राकेश और आकाश ने हॉल में जमा सभी लोगों को बाहर निकाला ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। सभी बाहर लॉन में आ गए। आदित्य ने अनामिका को संभाला और उसके ललाट पर कांच की किरचें लगने से हल्की सी खरोंच आ गई थी। आदित्य अनामिका को लेकर बाहर आया, इससे बेखबर कि उसके हाथ में भी साइड में चोट लगी है। उसका दिल बहुत ही बुरी तरह से धड़क रहा। वह हॉल से बाहर आते हुए बार बार नीचे गिरे झूमर को देख रहा था। अनामिका और आदित्य को सही सलामत देखकर राधा ने अपने हाथ जोड़े और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। नीता और तनु ने अनामिका को संभाला, उसे पानी पिलाया। आदित्य ने वहां के मैनेजर को बुलाया और उसे लापरवाही के लिए डांट लगाने लगा। राकेश जी और सोमित ने उसे संभाला। राकेश जी के कहने पर सोमित जीजू उसे साइड में लेकर आए और कहा, पागल हो गया है तू? ये सिर्फ एक हादसा है आदित्य। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। नहीं जीजू, मेरा दिल नहीं मानता कि ये हादसा है। जरूर किसी ने कुछ, मुझे लगा ही था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जीजू ने आदित्य को बैठाया और पानी पीने को दिया। राकेश जी ने सभी मेहमानों से निवेदन किया कि सभी खाना खाकर जाएं। हनी और उसकी फैमिली अनामिका को अपना ध्यान रखने का कहकर वहां से चली गई। धीरे धीरे बाकी सब मेहमान भी चले गए। राकेश जी ने सोमित और आकाश से कहा कि सबको घर लेकर चले। दादू दादी राधा और अपनी एक गाड़ी में आ बैठे। आदित्य, अनामिका, तनु, जीजू और नीता एक गाड़ी में चले आए। राकेश जी ने आकाश से वह गाड़ी ले जाने को कहा और खुद दादू वाली गाड़ी में आ बैठे। वह वहां से निकल गए। जैसे ही दोनों गाड़ियां गेस्ट हाउस से बाहर निकली, दीवार की आड़ में खड़ा वह आदमी बाहर आया और किसी को फोन मिलाकर कहा, हेलो मैडम, वो अनामिका बच गई। दूसरी ओर अंधेरे कमरे में बैठी औरत ने जब सुना तो गुस्से से अपना फोन दीवार पर दे मारा और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चली आई। उसने पास पड़ी बोतल से शराब गिलास में उड़ेली और एक सांस में पी गई। राकेश जी सबको लेकर घर पहुंचे। सभी हॉल में जमा थे। राधा ने अनामिका के सर पर लगी खरोंच को साफ किया और उस पर बैंडेज लगा दिया। अनामिका बिल्कुल खामोश थी। सभी घर वाले उसके चारों ओर बैठे थे। ये कैसा हॉल बुक किया तुमने इस बार राकेश? इतना बड़ा हादसा हो गया, बच्चे को चोट आ जाती, कुछ नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता इसका? दादू ने गुस्सा होकर कहा तो राकेश जी बोले, पापा, इंदौर का सबसे बढ़िया हॉल है वो, और सब सही था, वहाँ बस अचानक से हादसा हो गया। हाँ दादू, मैंने मैनेजर से बात की है, उन्हें भी नहीं पता कि झूमर नीचे कैसे गिरा, जबकि हॉल बुकिंग के टाइम उन्होंने सब चीज़ें अच्छे से चेक की थी। बंद करो ये सब बातें। नीता, तुम अनामिका को लेकर अंदर जाओ। बच्ची पहले से इतना घबराई हुई है और उसके सामने ये सब बातें, दादी ने कहा तो नीता अनामिका को लेकर अंदर चली गई। राकेश जी ने आकाश को गाड़ी की चाबी देकर कुछ काम से बाहर भेज दिया। दादू दादी, राकेश और राधा वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। तनु अपनी चीकू और काव्या को लेकर ऊपर कमरे में चली गई। आदित्य की आंखों के सामने बार बार वो हादसा आ रहा था। वह घर से बाहर निकलकर लॉन में चला आया। सोमित ने देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे लॉन में चले आए। आदित्य को परेशान देखकर जीजू ने कहा, अनामिका अब ठीक है आदित्य? अनामिका ठीक है जीजू, लेकिन कोई तो है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मतलब? जीजू ने हैरानी से पूछा। मतलब ये भी, जब से हमारी शादी हुई है कोई न कोई मुसीबत अनामिका के सर पर रहती ही है। उस दिन मार्केट में भी एक गाड़ी वाला अनामिका को टक्कर मार देता अगर मैं उसे नहीं बचाता। और आज जो हुआ आपने देखा ही जीजू। आप बताओ, कोई नया झूमर ऐसे नीचे कैसे गिर सकता है, वो भी उस वक्त जब अनामिका उसके नीचे थी। आदित्य की बात सुनकर जीजू समझ गए कि वह अनामिका को लेकर बहुत पजेसिव है और परेशान है, इसलिए कहा,
आदित्य तो क्रिमिनल लॉयर है, इसलिए सब बातें सोच रहा है। वो बस एक हादसा था जो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। मैं जानता हूँ तो अनामिका से बहुत प्यार करता है और उसे लेकर बहुत डिस्टर्ब है। लेकिन अनामिका ठीक है, वो इतनी अच्छी है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन आदित्य ने कहना चाहा तो जीजू ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, लेकिन कुछ नहीं, अंदर चल और अनामिका को संभाल, उसे फिलहाल तुम्हारी जरूरत है। जीजू के कहने पर आदित्य ऊपर अनामिका के पास चला आया। आदित्य को देखकर नीता ने उठते हुए कहा, देवर जी अब आप अनामिका का ख्याल रखिए, मैं जरा चीकू को देख लूं। कहकर नीता कमरे से बाहर चली गई। आदित्य आकर अनामिका के पास बैठता है और कहता है, तुम ठीक हो ना अनामिका? हाँ, अनामिका ने कहा और उसकी नज़र आदित्य के हाथ पर चली जाती है और वह उठकर ड्रेसिंग के पास आती है और दवाई वाला डिब्बा लेकर आदित्य के सामने बैठ जाती है। आदित्य उसे हैरानी से देखता है और भव्य उचकाता है तो अनामिका कहती है, अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। आदित्य बिना किसी सवाल के अपना हाथ आगे कर देता है। अनामिका उसका हाथ पलटते हुए कहने लगी, सबको बस हमारा दर्द दिखाई दिया, आपका नहीं। आदित्य मुस्कुराया और कहा, सबको दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम फिर भी देख लेती हो। भाई वाह, क्या प्यार है, मेरी तो आंखें भर आई। जीजू ने कमरे के दरवाजे पर खड़े खड़े कहा, जो कि अनामिका और आदित्य के लिए चाय लेकर आए थे। उन्हें देखते ही अनामिका ने कहा, जीजू आइए ना, वहाँ क्यों खड़े हैं आप? सोचा अब तक तुम ही सबको अपने हाथों की चाय पिलाती आई हो, तो सोचा आज मैं ही पिला दूं। अनामिका मुस्कुरा दी और फिर आदित्य के हाथ पर पट्टी बांधने लगी। आदित्य को थोड़ा दर्द हुआ तो उसने कहा, ओ अनामिका, आहिस्ता से। सॉरी कहकर अनामिका आराम आराम से आदित्य के हाथ की पट्टी बांधने लगी। पट्टी बांधकर अनामिका साइड हुई तो जीजू ने दोनों को चाय देते हुए कहा, तुम दोनों के प्यार को किसी की नज़र न लगे। जीजू इनसे कहो कि बस गुस्सा थोड़ा कम करें, बाकी सब तो हम संभाल लेंगे। अनामिका ने आदित्य को देखते हुए कहा तो आदित्य को याद आया, आज शाम कैसे वह मैनेजर पर चिल्लाया था। उसने धीरे से कहा, जीजू को पता है मैं बेवजह गुस्सा नहीं करता। रहने दो साले साहब, आपके गुस्से के सामने किसी की मजाल है जो कुछ बोले। अच्छा कब किया गुस्सा? याद है उस दिन आकाश की शादी के वक्त जब सब बाहर गए थे, कैसे पीटा था तुमने उन चारों लड़कों को, और क्या कहा था कि मेरी बंदी है। जीजू ने आदित्य को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा तो आदित्य ने सुना तो झेपते हुए कहा, अरे वो तो पुरानी बातें हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम दोनों आराम करो, गुड नाइट। जीजू उठते हुए कहते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अनामिका के साथ हुए हादसे की वजह से सबका मूड ऑफ हो गया था। जीजू और तनु नीचे गेस्ट रूम में सोने चले जाते हैं। अपनी हनी से बातें कर रही थी, सॉरी बेबी, आज अनामिका के साथ जो हुआ उसके बाद सब थोड़ा अपसेट हो गए हैं। मैं तो तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई। अपनी ने कहा तो हनी बोला, इट्स ओके मेरी जान, फैमिली इम्पोर्टेंट है। अब कैसी है अनामिका जी? वो अब ठीक है। वैसे मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारी एंगेजमेंट हो गई। अब तुम आराम से कनाडा जा सकते हो। हाँ, अब तुम पर मेरी मोहर लग चुकी है मिस अपनी। कनाडा जाने से पहले एक बार तुमसे ज़रूर मिलूँगा। मैं तो चाहती हूँ कि ये 2 साल जल्दी से निकल जाएं और फिर हमारी शादी हो जाए और हम साथ साथ रहें। 2 साल तो यूं ही निकल जाएंगे। मैं वहाँ जाकर हर रोज़ तुम्हें वीडियो कॉल करूँगा। सो स्वीट। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, गुड नाइट। लव यू टू कहकर हनी ने फ़ोन काट दिया। अपने सोने चली गई। उस हादसे की वजह से अनामिका रात भर ठीक से सो नहीं पाई। सुबह भी जल्दी उठ गई और तैयार होकर नीचे चली आई। दादू और दादी सुबह की चाय पीने के बाद सुबह टहलने निकल गए। इस उम्र में भी उनका प्यार बना हुआ था। जीजू भी जल्दी उठ गए थे उन्हें हॉल में देखकर। अनामिका उनके लिए चाय ले आई और उन्हें देखकर कहा, गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग अनामिका, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम बिल्कुल ठीक हैं। साले साहब उठ गए? जीजू ने चाय पीते हुए पूछा। नहीं जीजू, वो अभी सो रहे हैं। अनामिका तुमने ना आदित्य को सर पर चढ़ा रखा है। सुबह के 7 बज रहे हैं और जनाब सो रहे हैं। कितना आलसी लॉयर है। ऐसी बात नहीं है जीजू, वे हमेशा ऐसे हैं और हमें नहीं लगता कि हमें उनकी कुछ आदतों को बदलना चाहिए। वाह क्या बात है, आदित्य कितनी भी गलतियां करे तुम उसे संभाल लेती हो। जीजू, एक पत्नी का सबसे बड़ा फर्ज तो यही होता है ना कि वो अपने पति को हर हालात में संभालना सीखे। तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है अनामिका, तुम में ये गुण पैदाइशी है।
नाश्ते में क्या लेंगे आप? कुछ हल्का चलेगा, वैसे भी कल रात बहुत ज़्यादा खा लिया था, जीजू ने कहा और अनामिका चली गई। नीता भी तैयार होकर नीचे चली आई और अनामिका से कहा, अनामिका नाश्ता मैं बना लेती हूँ, मैंने आकाश के कुछ कपड़े रखे हैं, प्लीज़ उन्हें प्रेस कर दोगी, उन्हें किसी मीटिंग से बाहर जाना है। हाँ भाभी हम कर देते हैं, कहकर अनामिका बाहर चली आई और आकाश के कपड़े प्रेस करने लगी। जीजू नहाने चले गए। तनु दी भी किचन में नीता के पास चली आई और उसकी हेल्प करने लगी तो नीता ने कहा, अरे दी आप रहने दीजिए मैं कर लूँगी। क्यों नीता तुम मुझे इस घर की नहीं मानती? तनु ने पूछा। बिल्कुल मानती हूँ दी, ऐसा किसने कहा आपसे? तो फिर मुझे भी कुछ काम करने दो यार, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी, तनु ने कहा। तो नीता हंसने लगी और कहा, अच्छा ठीक है, आप काव्या और चीकू के लिए दूध बना दीजिए। हाँ ठीक है, कहकर तनु दूध गर्म करने लगी। अनामिका ने कपड़े प्रेस कर दिए। राधा पूजा घर में थी, राकेश जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ने में बिजी थे। आकाश भी तैयार होकर नीचे चला आया। उसके हाथ में बैग देखकर राकेश जी ने कहा, बेटा आज इतनी जल्दी? हाँ पापा, वो सिंघानिया जी है ना, उनके साथ मीटिंग है तो उन्होंने होटल बुला लिया, मैं बाद में ऑफिस में मिलता हूँ आपको, कहते हुए आकाश जल्दी से वहाँ से निकल गया। आदित्य भी नहाकर नीचे चला आया। जीजू हॉल में बैठे राकेश जी से बातें कर रहे थे कि आदित्य को देखकर कहा, अरे वाह साले साहब, आज तो बड़ी जल्दी उठ गए। हाँ क्योंकि हम सब लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ बेटा? राकेश जी ने पूछा। पापा वो मैंने काव्या से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे झील दिखाने ले जाऊंगा, तो सोचा क्यों ना सब साथ ही चलें। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा प्लान है, जरूर जाओ, राधा ने आकर सबको प्रसाद देते हुए कहा। तो आदित्य ने कहा, हाँ माँ लेकिन आप और पापा भी चल रहे हैं। नहीं बेटा तुम सब बच्चे जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, राकेश जी ने उठते हुए कहा। तो राधा भी बोल पड़ी, और मैं भी नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत सारे काम हैं, कल जो सगाई में नहीं आ पाए उनके यहाँ मिठाई भिजवानी है। ये लो, प्लान तो बनने से पहले ही कैंसिल हो गया, जीजू ने कहा। वैसे पापा सही कह रहे हैं, हम सबके बीच वो और माँ क्या करेंगे? आप तनु दी को तैयार करो, मैं अनामिका से पूछ कर आता हूँ, कहते हुए आदित्य उठा और जाने लगा। तो जीजू ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें तो बस अनामिका के आसपास जाने का मौका चाहिए होता है, तुम जाओ तनु के पास, बाकी सबको मैं बोल कर आता हूँ। ओके जाइए, कहकर आदित्य किचन की ओर चला गया और जीजू ऊपर अवनी को बोलने। जीजू इतने स्वीट हैं कि अवनी और अनामिका ने तुरंत हाँ कर दी। बची तनु और नीता, वो दोनों भला आदित्य को कैसे मना करती, वो दोनों भी मान गई। आदित्य जब ऊपर आया तो अनामिका ने उसके सामने आकर उसके शर्ट की कॉलर सही करते हुए कहा, वैसे झील जाने का आइडिया आपको अचानक क्यों आया? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं कल दूंगा, बाकी काव्या तो बहाना थी, दरअसल मैं तुम्हें वहां लेकर जाना चाहता हूँ, फिर सोचा क्यों ना सबके साथ ही जाया जाए। आदित्य ने प्यार से अनामिका के चेहरों को अपने हाथों में लेकर कहा। तो अनामिका मुस्कुराहट हुई और कहा, हम तैयार होकर आते हैं, कहकर आदित्य जाने लगा तो महसूस हुआ किसी ने उसके पैर पकड़ा हुआ है। आदित्य ने नीचे देखा तो मुस्कुरा उठा। चीकू था जो कि आदित्य के पैर से लिपटा हुआ था। आदित्य ने उसे गोद में उठाया और लेकर नीचे चला आया। जैसा कि तय है लेडीज हमेशा तैयार होने में टाइम लगाती हैं, यहाँ भी यही था। जीजू, आदित्य, चीकू और काव्या तैयार थे, इसलिए बाहर लॉन में चारों फुटबॉल से खेल रहे थे। अनामिका और नीता ने सूट पहना था, तनु ने भी गाउन पहन ली और अवनी ने जीन्स और कुर्ती। चारों बाहर चली आई। जीजू ने देखा तो आदित्य को इशारा किया और वे चारों भी गाड़ी के पास चले आए। सबसे पीछे वाली सीट पर काव्या, अवनी और चीकू बैठे। उनसे आगे वाली पर नीता, अनामिका और तनु आ बैठी। ड्राइवर सीट पर आदित्य और सोमित जीजू उसके बगल में। राधा, जिसे हमेशा सबकी फिक्र रहती थी, उसने रघु को एक टोकरी वाला बॉक्स दिया और गाड़ी के डिग्गी में रखने को कहा, जिसमें पानी की बोतल, चीकू के लिए दूध और कुछ खाने का सूखा सामान था। माँ तो आखिर माँ होती है ना। राधा ने सबको बाय कहा और अंदर चली गई। जीजू ने घड़ी में देखा 11 बज रहे थे। उन्होंने आदित्य से चलने को कहा। आदित्य सबको लेकर जहाँ जा रहा था वो जगह इंदौर से 22 किलोमीटर दूर थी, जिसका नाम था गुलाबत लोटस वैली। यह इंदौर का एक बहुत खूबसूरत पिकनिक स्पॉट था, जहाँ बड़ी सी झील में बहुत से कमल के खिले हुए फूल होते हैं। अनामिका को झील बहुत पसंद थी और उसकी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आदित्य ने यहाँ आने का प्लान बनाया और सबको साथ लेकर घर से निकल पड़ा।
आदित्य सबके साथ गुलाबत पहुंचा। गाड़ी को पार्किंग में लगाकर सभी नीचे उतरे। वह जगह ही बहुत खूबसूरत थी। कुछ ही दूर पर एक बड़ी सी झील थी जिसमें गुलाबी कमल के फूल खिले नजर आ रहे थे। जीजू ने नीता के हाथों से चीकू को गोद में लिया और अपनी और काव्या के साथ आगे बढ़ गए। नीता और तनु भी बातें करते हुए आगे बढ़ गईं।